अनुसंधान विभाग से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं और उन्होंने विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर उन्होंने वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया। टीबी उन्मूलन की दिशा में जो बेहतर काम कर रहे हैं उन राज्यों को और जिलों को पुरस्कार भी दिया गया इस समिट के चलते। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद भारत ने टीबी के लिए जो पहल की हैं वो अभूतपूर्व है। साथ ही टीबी के खिलाफ लड़ाई का एक बेहद अनोखा मॉडल आज भारत लेकर आया है जिसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है। तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से फिट इंडिया, योग, जन भागीदारी जैसे अनोखे अभियान चलाए जा रहे हैं और तकनीक के अभियान से हम तमाम जो चुनौतियां हैं उनको मात दे रहे हैं। 10 लाख करीब टीबी मरीज को देश के लोगों ने गोद लेकर निश्चय मित्र बने हैं। आज 10 साल के बच्चे भी निश्चय मित्र बन रहे हैं और निश्चय मित्र एक बड़ी चुनौती से निपटने में बेहद मददगार साबित हो रहे हैं। कोई मरीज छूटे नहीं, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना से भी इस मुहिम को, इस योजनाओं को जोड़ा गया है और टीबी मुक्त पंचायत एक बड़ा अभियान जो है उसकी शुरुआत करेगा। साथ ही किस तरह से गांव के पंचायत की तय करेंगे कि जो गांव है वो टीबी मुक्त होगा। आज रियल टाइम में जो टीबी के मरीज हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है और इन तमाम प्रयासों के चलते भारत में टीबी के मरीजों की जो संख्या है वो बहुत कम हो रही है। साथ ही साथ कहा कि जो टीबी के खिलाफ जो लड़ाई है वो जन भागीदारी से ही हम जीत सकते हैं। मरीजों को जागरूक होना होगा और किस तरह से पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, इन तमाम बातों का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। तो टीबी हारेगा, भारत जीतेगा और टीबी हारेगा तो दुनिया भी जीतेगी। नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और शुरुआत करेंगे इस वक्त अहम खबरों के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं और विश्व क्षय रोग दिवस पर प्रतिबिंब वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है की भावना में झलकता है। ये प्राचीन विचार आज आधुनिक विश्व को एकीकृत दृष्टि और एकीकृत समाधान दे रहा है। इसलिए भारत ने G20 की भी थीम रखी है, एक दुनिया, एक परिवार, एक भविष्य। 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया वो वाकई अभूतपूर्व है। भारत के ये प्रयास आज पूरे विश्व को इसलिए भी जानने चाहिए क्योंकि ये टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, एनहेंसिंग न्यूट्रिशन, पोषण के लिए विशेष अभियान, ट्रीटमेंट इनोवेशन, इलाज के लिए नई रणनीति, टेक इंटीग्रेशन, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और वेलनेस एंड प्रिवेंशन, अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान। साथियों, टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जो बहुत बड़ा काम किया है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। इससे पहले कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री टीबी मुक्त पंचायत पहल, एक संक्षिप्त टीबी निवारक उपचार का आधिकारिक रूप से अखिल भारतीय स्तर पर शुभारंभ करने, साथ ही टीबी के लिए परिवार केंद्रित देखभाल मॉडल और भारत की वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी करने सहित विभिन्न पहलों का उन्होंने शुभारंभ किया। इसके साथ ही पीएम ने चुनिंदा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को पुरस्कृत किया। टीबी के उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति के लिए ये पुरस्कार दिए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करने से पहले एक टीबी पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। तो प्रधानमंत्री अपने वाराणसी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट में हिस्सा लिया और वहां पर किस तरह से भारत टीबी से उन्मूलन के लिए, भारत को टीबी फ्री, टीबी मुक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं युद्ध स्तर पर चला रहा है, इससे जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी उन्होंने अवलोकन किया। किस तरह से विभिन्न राज्य, विभिन्न जिले अपना योगदान दे रहे हैं भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में देश 21% टीबी के मरीज पाए जाते रहे हैं और पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश ने जो लक्ष्य प्राप्त किया है उनमें 16,90,000 रोगियों को पोषण सहायता के माध्यम से अब तक 422 करोड़ का टीबी रोगियों को गोद लिया गया तो उन्हें पोषण सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिनमें 70% से अधिक रोगी पूरी तरह स्वस्थ होकर के उन्हें उपचार से मुक्त किया जा चुका है, उससे अपने आप को अलग हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर में टीबी जांच पर विशेष रूप से ध्यान देने की कार्रवाई भी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत में सालाना 24 लाख टीबी के केस पाए जाते हैं। इनकी जिंदगियों को बचाने का प्रयास करते हुए 2018 में पीएम मोदी ने देश और दुनिया के सामने 2025 के अंत तक भारत को टीबी मुक्त करने की प्रतिबद्धता रखी थी, जबकि पूरे विश्व ने 2030 का लक्ष्य रखा था। हमने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल कोविड-19 के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है। मुझे यकीन है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य समुदाय के साथ एकजुट होकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में टीबी पर जीत हासिल करेंगे। विश्व टीबी दिवस पर मैं टीबी पीड़ित लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी इस लड़ाई में खात्मा हो जाएगा। We will not end any disease unless the countries themselves and the leaders of the countries themselves care for the health of their people. Unless you have a prime minister that does in 5 years 2 high-level summits on tuberculosis and commits to end TB earlier than the rest of the world, unless you have leaders that care for the health of their people, whatever we do on the margins, we will not be able to end TB. That's why in India, we just need to ensure that the leadership continues. We need to ensure that we have the same type of embracing the health of people in every single country in the world. TB हारेगा, India जीतेगा। TB हारेगा, दुनिया जीतेगा। यहाँ रुको एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। ब्रेक के बाद स्वागत है। आज लोकसभा में फिर हंगामा देखने को मिला। स्पीकर के बार बार सदन चलने देने की अपील के बावजूद हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। मेरा आग्रह सदन चले, सदन न चलने से मेरा मन दुखी होता है। आप अगर सदन चाहे तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी हंगामे के कारण बाधित हुई। विपक्ष द्वारा नियम 267 के तहत 14 नोटिस दिए गए, जिन्हें सभापति ने खारिज कर दिया।
सभापति ने कहा कि सभी नोटिस पूरी तरीके से नियमों के अनुरूप न होने के कारण खारिज किए जाते हैं। उन्होंने विपक्ष से वादा किया कि जब भी ये नोटिस पूरी तरीके से नियमों का अनुपालन करते हुए होंगे वे इस पर जरूर विचार करेंगे। सभापति ने कहा कि सदन में दोनों ओर से व्यवधान के कारण सदन 2:30 बजे तक स्थगित किया जाता है। वहीं कांग्रेस की अगुवाई में 14 राजनीतिक दलों ने विपक्षी नेताओं की सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने ये मामला उठाया है। चीफ जस्टिस ने 5 अप्रैल को सुनवाई का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के सामूहिक धर्मांतरण के मामले में आरोपी सैम हिगिनबाटन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरबी लाल, निदेशक और अन्य कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। आरोपियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इन पर आरोप है कि आर्थिक तौर पर कमजोर तबके की मदद के नाम पर धर्मांतरण कराते थे। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन के केवल सदस्य होने पर ही यूपीए कानून के तहत कार्रवाई करने पर अहम फैसला सुनाते हुए 2011 के अपने ही फैसले को पलटा। जस्टिस शाह की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि किसी भी सुधा मिश्रा की बेंच ने फैसला देते हुए कहा था कि किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना भर ही अपराध नहीं है। 2014 में केंद्र की याचिका पर तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने मामले को 3 जज ये क्या दिखाना चाहता है लोगों को, क्या वो समझ के रखा है, तो लोग उनको ठीक तरह से सबक सिखाएंगे। तो किसके लिए वो एजिटेशन कर रहे पहले ये बता दे, क्योंकि अल्टीमेटली द डिसीजन इज टेकन बाय द कोर्ट। और विदेश में दिए बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। वहीं कल राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट के फैसले पर भी वे कटघरे में हैं। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ओबीसी समाज के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोलना, पिछड़े समाज के लोगों का अपमान करना और उसके बाद भी अहंकार में रहना ये राहुल गांधी की फितरत में है। किसी जाति या समाज को अपमानित करना नहीं, बल्कि उन्होंने तो लंदन में जाकर पूरे भारत का संविधान, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसको अपमानित करने का कार्य किया। कोई भी देश का राष्ट्रीय नेता जाकर के भारत के लोकतंत्र के लिए विदेशी शक्तियों का आह्वान करे, देश का सबसे बड़ा अपमान है। और हमारे देश की जिस संसदीय परंपरा को, जिस संसदीय वाद विवाद को पूरे दुनिया में मान्यता दी जाती है, उस पर अनर्गल आरोप लगाना, उस पर झूठे आरोप लगाना, यह इस बात को सिद्ध करता है कि राहुल गांधी न केवल लगातार इस तरह का ऑफेंस करने के आदी रहे हैं, उनकी मनोवृत्ति में ही। भूपेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ अदालत का जो फैसला आया है वो पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आया है, लेकिन कांग्रेस उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रही है। ये जो निर्णय आया है कानूनी प्रक्रिया के तहत आया है। आश्चर्य होता है, कांग्रेस न्यायिक निर्णय पे ही प्रश्न चिन्ह उठा रही है। 5 साल में वो लगातार अपीयर हुए, विटनेस हुए, उनके वकील अपीयर हुए, उनकी तरफ से आर्गुमेंट हुआ, आज पूरी तरीके से न्यायिक निर्णय को दिया गया है। और हमारा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूरे देश के ओबीसी समाज का सरनेम लेकर के जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं उसके दोषी हैं। राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से, और न्यायिक निर्णय का सम्मान सबको करना चाहिए। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया, उन्हें चोर कहा। समाज और कोर्ट के द्वारा बार बार समझाने और माफी मांगने के विकल्प को भी उन्होंने नजरअंदाज किया और लगातार ओबीसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाई। एक अन्य ट्वीट में जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को तथ्यों से परे और मनगढ़ंत आरोप लगाने की आदत है। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल ने राफेल के नाम पर देश को भ्रमित कर आरोप के लिए बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी इस सम्मेलन में मौजूद रहे। G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज चेन्नई में हो रही है। बैठक की अध्यक्षता मुख्य आर्थिक सलाहकार। जलवायु परिवर्तन प्रभावित होते हैं। मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाने पर विचार विमर्श होगा। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को विचार विमर्श के परिणामों की अनुशंसा की जाएगी। इन वित्त मंत्रियों और गवर्नरों की बैठक इस वर्ष 12 और 13 अप्रैल को वॉशिंगटन डीसी में होगी। बैठक में G20 सदस्य देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। लखनऊ में युवा महोत्सव G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ की थीम पर लखनऊ में आज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जनपदों से 2-2 युवा और कुल मिलाकर पूरे प्रदेश से 150 युवा सम्मिलित होंगे। इससे पहले शुक्रवार को विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्शीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। G20 कार्यक्रम के अंतर्गत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Y20 का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। Y20 के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों का उद्देश्य देश भर के युवाओं को एक साथ लाना, बेहतर कल के लिए विचारों पर विमर्श करना और काम के लिए एक एजेंडा तैयार करना है। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान Y20 द्वारा की जाने वाली गतिविधियां वैश्विक युवा नेतृत्व साझेदारी पर केंद्रित होंगे। और नई दिल्ली में चल रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, स्वीटी बोरा और नीतू घणघस फाइनल में अपनी जगह उन्होंने पक्की कर ली है। इन चारों मुक्केबाजों के फाइनल में पहुंचते ही भारत के 4 रजत पदक पक्के हो गए हैं। सेमीफाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन निकहत जरीन ने 50 किलोग्राम वर्ग में कोलंबिया की इग्रिट वेलेंसिया को हराकर अपनी जगह बनाई, जबकि लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में चीन की ली कियान को पराजित किया। वहीं नीतू घणघस ने कजाकिस्तान की अलुआ बाल्की बेकोवा को हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि स्वीटी बोरा ने 81 किलोग्राम वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की सू ग्रिनिटी को हराया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार।